Good morning, everyone. This is the part 3 of chapter number 4, describing motion around us. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में, पोजीशन क्या होती है। बेसिकली हमने छः छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर किए हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कि कोई पोजीशन कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से भाग रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, उसका स्थानांतरण किस दर से हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव लर्न अबाउट एवरेज स्पीड इन अर्लियर ग्रेड। हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, हमारी औसत जो हमारी गति होती है, हमारा औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, राइट, कितना होता है, क्या होता है, राइट। there's a formula for this. Okay, now it tells us about how fast or slow an object moves. जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो हमें बताती है जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेजी या कितनी धीमी रफ्तार से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या मूव कर रहा है। ठीक है, now, the average speed of an object is the total distance traveled divided by the total time interval during which this distance is covered. जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, हमारी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ओके, नाउ एग्जांपल से समझते हैं इसको। वैसे मान लो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और मुझे लेट्स से चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ से थोड़ा आगे जाना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि ये डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने देखा मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, 9 AM, और मैं पहुँच जाता हूँ 3 PM पे। तो अगर मैं मेरी एवरेज स्पीड निकालूं कितनी होगी, एवरेज स्पीड औसत गति, ओके, वो होगी हमारी टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड की हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है दैट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स, ऑन टाइम हमने कितना लिया है, 3 + 3 6 घंटे, 6 आवर्स। सो हमारी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, हमने इस एवरेज स्पीड से हमने डिस्टेंस ट्रैवल की है हमारी गाड़ी में कि हम हर एक किलोमीटर में 50 किलोमीटर, हर एक घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे करके हमने 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी को तय किया। ठीक है, तो ये होती है एवरेज स्पीड। ऑलवेज रिमेंबर एवरेज स्पीड में हमेशा टोटल डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट का से कोई लेना देना नहीं है। तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ऑलवेज रिमेंबर स्पीड इज स्केलर। ओके, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ नो डायरेक्शन, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट ऑफ फोर्स। So the average speed which is calculated from the distance traveled also has no direction, just a numerical value. That's why it's a scalar quantity. ठीक है, किसी केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। So if an object moving in a straight line travels equal distance in equal interval of time, देखो क्या होता है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इट इज सेड टू बी दैट द ऑब्जेक्ट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, देखो अगर यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैंने बोला कि दिल्ली से चंडीगढ़ का रोड बिल्कुल खाली है, ठीक है, हमारी गाड़ी कहीं नहीं रुकती है और हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक घंटे में 50 किलोमीटर। ठीक, तो पहले घंटे में 50 हो गया, फिर 2 घंटे टोटल मिला के 100 किलोमीटर्स हो गया, 3 में 150 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पर आवर केवल 50 किलोमीटर दूरी ही तय कर रही है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, सो इन इक्वल टाइम, दैट इज इक्वल टाइम में मतलब दैट उस हमारे केस में क्या है, एक एक घंटा, इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड, राइट, इक्वल डिस्टेंस जो कितनी है 50 किलोमीटर्स इज बीइंग ट्रेवल्ड, इज बीइंग ट्रेवल्ड। हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। भाई वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड हमारी कांस्टेंट है क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है, हमारी स्पीड इस केस में अगर मान लो 50 किलोमीटर पर प्रति घंटा है, तो हर एक घंटे में 50 किलोमीटर ही हमारी गाड़ी तय करेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या जरूरी है, कांस्टेंट स्पीड। लिख लेते हैं, for uniform motion
वी मस्ट हैव वी मस्ट हैव ए कांस्टेंट स्पीड। हमारी गति फिक्स होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इट्स important, okay? You can write it down in your notebook or in your textbook using a pencil. So, on the other hand, if the object travels unequal distances in equal time interval, then its motion is called non-uniform motion in a straight line. अब क्या होगा कि मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करता है 50, दूसरे घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करता है 60, तीसरे में वापस 40 करता है। तो देख रहे हैं ना कि इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो अनइक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि हमारा इक्वल टाइम unequal distance is being traveled ना, unequal distance is being traveled, distance is being traveled, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, हमने तीनों चीज़ें कवर की हैं अभी। ओके, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव्स विद एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। हम इसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल स्पीड लिखते हैं। वी डोंट यूज दिस टर्म, ओके, जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल में होता है बेटा जो चीज़ चेंज होती रहती है, जो फिक्स नहीं होती है। फिक्स किस केस में होगा, कांस्टेंट के केस में। जो हमारा कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कितनी होती, कैसी होती है, वेरिएबल, जो है तो घटती है, बढ़ती है, कई बार फिक्स भी रहती है, फिर घट जाती है, बढ़ जाती है, राइट। सो if the distance traveled in the successive intervals of time are increasing, its distance is increasing, okay। छोटी सी लाइन है, मतलब क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पहले घंटे में हमने 50 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे घंटे में हमने 60 की, तीसरे में हमने 70 की। तो हम देख रहे हैं जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ रही है, ऑफकोर्स हमारी स्पीड भी तो बढ़ रही है, राइट। हम देखो देखो अगर हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर पा रहे हैं, फिर दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर तय कर पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसकी स्पीड ज़्यादा है। हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर लिया हमने 1 घंटा, तो हमारी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड के। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड। अगर हमारी डिस्टेंस मोर है तो हमारी स्पीड भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ओके। ना इंडिया साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडियन कौन से महान साइंटिस्ट थे या फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या बोला था, क्या हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। द कॉन्सेप्ट दैट एन ऑब्जेक्ट स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इज वेल एस्टेब्लिश डेटिंग बैक टू द एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया। हमारे इंडिया से उसके तार जुड़े हुए हैं कि स्पीड किसके बराबर होती है, वेग किसके बराबर होता है। एज सीन इन द treatise आर्यभट्टा इन 5th century CE, ओके। हमारी जो 5th century थी उसमें हमारे पास एक इंडियन टेक्स्ट था, इंडियन मैथमेटिक्स टेक्स्ट में आर्यभट्ट थे हमारे, उनका टेक्स्ट था, ठीक है। उनमें हमने एवरेज स्पीड के बारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिकल टेक्स्ट फ्रॉम द गणितामुदी, ओके, गणितामुदी, ओके, गणितोमुदी या इट्स गणितोमुदी, जो 14th century का एक टेक्स्ट था मैथमेटिक्स का, ठीक है। जो इंडियन टेक्स्ट है गणितोमुदी, उसमें दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड, वेग, गति, इन सब चीज़ों के बारे, ठीक है। और इसका रिलेशन किस में जाता है, 5th century में जो हमारे आर्यभट्ट थे उनके पास, ओके। सो इंडिया का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जब हम मैथ की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं। और जो गणितोमुदी है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन में से एक है मैथ का। So let's go through this example. Consider there are two postmen. They started walking towards each other from a distance of 210 योजन्स। तो क्या होता था, जैसे हम अभी डिस्टेंस फुट में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, फीट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ऐसे ही ना एक यूनिट होती थी योजन्स, योजन, ओके, जो हम यूज़ करते थे एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट टाइम में, ओके। तो हमने बोला है कि एक पोस्टमैन ए है, देयर इज अ पोस्टमैन बी हेयर, ओके।
और एक दूसरे की तरफ वो मूव करते करते हैं, ठीक है ना। आज यूनिट है बाबा, यूनिट हमें दे रखी है, टोटल है जो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो 210 यूजन्स है, ठीक है ना। वन ट्रेवल्स 9 यूजन्स पर डे, द अदर ट्रेवल्स 5 यूजन्स पर डे। देखो हमें चीज़ दे रखी है कि इसकी स्पीड कितनी है, 9 यूजन्स पर डे, इसकी कितनी है 5 थी और 7 थी, जस्ट गिव मी सेकंड लेट मी चेक। हाँ 5 यूजन्स पर डे, इसकी कितनी है 5 यूजन्स पर डे। सो कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। देखो सीधी सी बात है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो मिला के 210 यूजन्स ही होगी। हमें देखना है कि एक दिन में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहे हैं, 9 ये कर रहा है, 5 ये कर रहे हैं, 14 यूजन दे आर ट्रैवलिंग पर डे। सो नंबर ऑफ डेज, देखो क्या होता है, डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 210, और टोटल स्पीड कितनी है, 9 एक की है, 5 एक की है, दैट इज 14। 7 दूनी 14, 7 ये 30, 7 एक के साथ 10। तो टोटल 15 दिन में, 15 डेज दे विल मीट ईच अदर। और जो हमारा ए है देखो उसकी स्पीड कितनी है 9 यूजन से डे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस इसके बराबर हो जाती है स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमारा गया 15 दिन, उसकी डिस्टेंस कितनी थी 9 यूजन्स पर डे इंटू 15, कितना हो गया बताओ, 135। 135, जो हमारा ए है पोस्टमैन वो 135 यूजन्स ट्रैवल करता है, जो हमारा पोस्टमैन बी है वो कितना ट्रैवल करता है 75, ठीक है। अगर हम दोनों को टोटल कर देंगे दैन इट इक्वल्स टू व्हाट, 210 यूजन्स। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। देखो सेम वही चीज़ दे रखी है राइट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे इज बस टू 40, क्योंकि 9 एक तरफ से कर रहा है, 4 5 एक तरफ से कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जो उनको कवर करनी है दैट इज 210। तो नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगेंगे 15। एंड जो हमारा पोस्टमैन ए है वो 135 करेगा, तो पोस्टमैन वो 75 करेगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा पोस्टमैन ए था जो 9 यूजन्स पर डे पे चल रहा है वो फास्टर चल रहा है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन जो हमारा पोस्टमैन बी है। सो द स्पीड टेल्स अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो हमारी स्पीड होती है वो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, कितना स्लो या धीरे मूव कर रहा है, बट डज नॉट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। देखो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्टेंस के बारे में बताती है, कितनी तेज है कितनी स्लो है, वो हमें कभी भी डायरेक्शन के बारे नहीं बताती। स्पीड प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो हमें ये भी बताए कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से मूव कर रही है और किस दिशा में मूव कर रही है, राइट। So there are many situations where along with the speed we need direction as well। हमें डायरेक्शन भी किसी किसी सिचुएशन में चाहिए होती है। So you also need to know the direction of motion to get a complete picture। अगर हमें मोशन को अच्छे से समझना है तो हमें स्पीड के साथ साथ हमें उस ऑब्जेक्ट किस दिशा में मूव कर रहा है हमें वो भी पता होना चाहिए, किस तेज़ी से मूव कर रहा है, किस दिशा में मूव कर रहा है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम हमारे जो एरोप्लेन्स हमारे ट्रेन्स हैं उससे टकरा जाएंगे, कि उन्हें डायरेक्शन पता होती है, उन्हें उनके एल्टीट्यूड्स पता, एल्टीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पता होते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, किस गति से मूव कर रहे हैं, ताकि दोनों प्लेन आपस में इंटरसेप्ट ना करें, ठीक है। So particularly in case of very complicated real world examples, for example aeroplanes, हवाई जहाज लगभग आसमान से 5,000 से 10,000 से भी ज़्यादा हवाई जहाज एक टाइम पे उड़ रहे होते हैं, और कई हाँ सारे जो हवाई जहाज होते हैं वो एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करते हैं, ठीक है, कुछ पैरेलल भी उड़ते हैं, कोई इंटर क्रॉस भी करते हैं। तो हमें उनकी डायरेक्शन और उनकी स्पीड के बारे में पता होना चाहिए, वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, किस दिशा में मूव कर रहा है। नहीं तो देयर आर चांसेस ऑफ क्रैश, एक दूसरे टकरा सकते हैं, हादसा हो सकता है, ठीक है। So we have to define one more physical quantity which is velocity, average velocity। हम इसको वेग बोलते हैं, औसत वेग। देखो उस केस में हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस केस में क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बताता है हाउ फास्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। देखो पोजीशन के पास क्या था, पोजीशन बताने के लिए हमें उसकी क्या क्या पता होनी चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन, राइट। सो डेफिनेशन क्या देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल इज द चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच दिस चेंज इज अकरिंग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखते हैं एनसीईआरटी वाले, देखो सीधी सी बात है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
रेट होता है कोई चीज़ टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। जब भी आप वर्ड सुना ना रेट, इन साइंस में भी आपको वर्ड सुनो रेट, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ वो चीज़ कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी होती है विच इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, हम एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं वी एवरेज। ओके, एंड हम डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंड टाइम को ऑफ कोर्स विद स्मॉल टी वी यूज टू रिप्रेजेंट इट। ना देखो जो एवरेज, हाँ चीज़ पहले यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, to express the average velocity we need to specify the magnitude of the and as well as the direction, क्योंकि भाई वेक्टर क्वांटिटी है वो, तो हमें मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते कि हमें बता दें कि इतनी तेज़ी से कोई चीज़ मूव तो कर रही है, किस साइड जा रही है हमें पता ही नहीं, कि नॉर्थ की साइड जा रही है, वेस्ट की साइड जा रही है, ईस्ट की साइड जा रही है, कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। ठीक है, सो हाउ डू वी एसोसिएट डायरेक्शन विद वेलोसिटी व्हेन द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। हाँ देखो, इन रियल लाइफ मोशन एक लाइन में कभी नहीं होता है, वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वी हैव मल्टीपल डायरेक्शंस, तो मोशन किसी भी डायरेक्शन में होता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम मानते हैं कि हमारी हमारी गाड़ी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, वही दिल्ली टू चंडीगढ़ हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हमने बोला कि हमें दिल्ली से जस्ट अ सेकंड, हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना, दिस इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दिल्ली से साइड बैकवर्ड है हमारा। देखो हम पढ़ते हैं ना, इंटीजर्स पढ़ते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से इस साइड हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 एंड ऑल दिस, इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3, राइट। सेम यही केस होता है हमारा वेलोसिटी के साथ भी, दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस साइड दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं फॉर द डायरेक्शन पर्पसेस, एंड बैकवर्ड को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, so direction of velocity is the same as the direction of displacement, then it is indicated using the sign positive or negative। ओके ओके, देखो एक चीज़ होती है, हम देखो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट साइड, हमारा ऑब्जेक्ट इसी साइड अगर मूव कर रहा है, डायरेक्शन वेलोसिटी भी क्या है ये, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस साइड है बट हम गाड़ी साइड मूव कर रहे हैं, हमें जाना है राइट साइड था चंडीगढ़ साइड, बट हम इस साइड लेफ्ट से गुजरात की साइड चले गए भाई, हमें गुजरात साइड नहीं जाना, हमें चंडीगढ़ की साइड जाना है, तो या वी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन केवल डायरेक्शन बताता है, ध्यान रखना हमेशा, केवल डायरेक्शन बताता है, देयर इज नो सच थिंग एज -50 किलोमीटर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, वो नेगेटिव साइन केवल बताता है कि वो फेवर में है या उस फेवरेबल डायरेक्शन में है, अनफेवरेबल डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। देखो हम डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, हम ऐसे लिख मीटर सेकंड इनवर्स होगा। So the SI unit of average speed and average velocity are the same, that is meters per second। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बोथ आर राइट। जब हम बड़े हो जाएंगे हम ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉमनली मेजर, देखो हम स्मॉलर यूनिट्स मेजर नहीं करते हैं, हम रियल लाइफ में हमेशा रियल थोड़ी बड़ी यूनिट्स मेजर करते हैं, कि हमारे डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में होते हैं, हमें किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए हमें घंटे लगते हैं, सेकंड्स नहीं। ठीक है, तो हम नॉर्मली हम किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, जब का आप गाड़ी में कभी बैठे हो, बाइक चलाते हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, लाइक इफ यू आर not the ninth class student but somebody else who is watching, if your parents has bike and if you have ever rode the bike, आपने देखा होगा उसमें एक स्पीडोमीटर होता है, तो उसमें हमेशा डिस्टेंसेस किलोमीटर पर आवर में लिखी होती है, वो 20 की स्पीड चला रहे हैं, 40 की स्पीड चला रहे हैं, वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, वो मीटर पर सेकंड नहीं है, बट जब भी हम साइंस की बात करते हैं हमेशा मीटर पर सेकंड ही यूज़ करेंगे जब भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। So, to describe how fast or slow a change in physical quantity happens, we use the idea of rate of change। देखो सीधी सी बात है, हमें बताना है कुछ चीज़ कितनी तेज़ी से हो रही है, कितनी फास्ट और स्लो हो रही है, हमें उस चीज़ का रेट पता होना चाहिए कि वो चेंज किस रेट से हो रहा है। अगर वो बहुत तेज़ी से हो रहा है उसका रेट हाई होगा, स्लो हो रहा है उसका रेट स्लो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये हमारे घर पे टैंक है, वाटर टैंक, राइट, वी ऑल हैव वाटर ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक है, ये पूरा भर चुका है ना, यहाँ पे एक पाइप है छोटा सा, और यहाँ पे एक बड़ा पाइप लगाया हुआ है हमने। ठीक है, अब एक छोटू सा पाइप है, अगर हम इस वाले पाइप को खोलते हैं
ठीक है, तो हमारा पानी बाहर आएगा, बट उसको पूरा खाली होने में टंकी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई जो रेट है, जितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ रहा है वो कम है जो प्रति सेकंड आ रहा है, राइट। बट अगर हम इस वाले पाइप को खोल देंगे तो पानी जल्दी से नीचे निकल आएगा सारा, क्योंकि पाइप की वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो वाटर, जो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट इज फास्टर। आई होप इट मेक्स सेंस, ठीक है। दो स्पीड पतले वाले की ज़्यादा होगी, वो बाकी हम हाइड्रोडायनेमिक्स लॉ में अभी नहीं जाएंगे, हम केवल बात है वॉल्यूम कितना आउट हो रहा है। इसमें 1 सेकेंड में लेट्स से कि 10 लीटर पानी बाहर आ गया, 10 लीटर बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया, बड़ा नंबर कोई बात नहीं, हाइपोथेटिकल। इसमें बोला हमने 1 सेकेंड में 100 लीटर पानी बाहर आ रहा है, तो ऑफकोर्स इसका रेट ऑफ कमिंग वाटर इज मोर देन दिस वन। आई होप इट मेक्स सेंस। नाउ the ratio of change in one quantity to the corresponding quantity in time is called rate. देखो rate of change is nothing, the rate of change of that quantity with respect to time. रेट का मतलब होता है कि टाइम के संदर्भ में, वक्त के संदर्भ में वो क्वांटिटी किस तेजी से चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, दैट इज अवर रेट। टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, देखो हमें सीधी सी बात है, हमें वेलोसिटी एवरेज ही कैलकुलेट कर पाते हैं, उसका क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, इट्स दैट सिंपल। तो एवरेज वेलोसिटी वी फाइंड द ratio of change in position to the time taken. So we say that the average velocity is the average rate of change of position of an object with respect to time. देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो एवरेज चेंज हो आपका डिस्प्लेसमेंट में, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज बाई टोटल टाइम टेकन, इट्स दैट सिंपल। हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, इसमें दे रखा क्या, इंस्टेंटेनियस, ओके, आई थिंक दे हैवंट मेंशन्ड इट। So for a motion in a straight line, the average speed and the magnitude of the average velocity in the time interval are equal if the object moves in one direction. देखो हमने पहले बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं, जो हमारा डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के कब इक्वल होती है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सेम डायरेक्शन में जब दोनों मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, हमारी स्पीड भी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी के, क्योंकि हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। नाउ हमें एक चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में बात करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ओके। देखो हमने अभी तक केवल एवरेज मापा है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमारी एवरेज है, औसत है, बट मान लो कि जो रोड से हम जा रहे थे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हम पहले इस 300 किलोमीटर हो, हम मान रहे हैं कि हमने टोटल देखा कि 300 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया 6 घंटे में, तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई, अगर स्ट्रेट लाइन, मान लो कि पूरा स्ट्रेट लाइन में कहीं पे रोड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड और वेलोसिटी कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। वो हमारी एवरेज है, ऑलवेज रिमेंबर एवरेज। बट अभी क्या होगा, हम सुबह 9 बजे निकले थे 9 आवर पे, हमने देखा कि स्पीड ब्रेकर है रोड के बीच में, तो उस टाइम हमने हमारी गाड़ी चेक की, तो उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड दिखा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर। तो उस पर्टिकुलर क्षण, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, टाइम फ्रेम पे जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। बट हम देखते हैं कि 1 घंटे में एवरेज वो चीज़ 50 के राउंड ही आ रही है, बट हमने देखा कि कहीं पे वो 60 भी थी 1 सेकंड पे, अगले सेकंड 50 भी हो गई, 2 मिनट के बाद वो 40 हो गई, क्योंकि रोड की हाल भी तो मैटर करती है, राइट। आई होप इट मेक सेंस कि मान लो कि हमने हमने टोटल हमने कुल मिला के एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला। हमने देखा कि पहला 50 किलोमीटर का रोड था वो अच्छा था, दूसरा वाला ख़राब था, तो 30 किलोमीटर ही निकाल पाए। उसके बाद हाईवे आ गया, लेट्स से तब हम 80 निकाल पाए, सॉरी 70 निकाल पाए, देन 50 अगेन एंड देन 50 अगेन। तो हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है वो सेम ही है, वो लाइक टोटल डिस्टेंस हमने 300 किलोमीटर ही ट्रैवल की है, ठीक है। बट थोड़ी बहुत स्पीड ऊपर नीचे होती है, रियल लाइफ में स्मूथ रोड कभी नहीं होता है, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बम भी आते हैं, ट्रैफिक भी लगता है, राइट। बट हम तभी एवरेज चीज़ों में डील करते हैं, इंस्टेंट में कभी डील नहीं करते, ठीक है। इंस्टेंट हमने कभी, देखो गाड़ी चला रहे हैं, हमने घड़ी खोली, अचानक से देखा, स्पीड देखी, दैट इज अवर इंस्टेंट, कि 9:45 51 सेकेंड पे मेरी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी या 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती है। आई होप इट मेक्स सेंस। अगर नहीं समझ आ रहा, यू कैन लेट मी नो, ओके, आई विल सॉल्व इट आउट। सो सारंग टेक्स 50 सेकंड टू स्विंग
from one end of the pool to the another end. Okay, find his average speed and average velocity within the time interval of 50 सेकेंड. देखो, जो हमारा सारंग है वो क्या करता है, वो 50 सेकंड लेता है पूल के इस एंड से यहाँ तक तैरने में, फिर वापस आने में. पूल का एंड टू एंड डिस्टेंस कितनी है, 25. तो टोटल डिस्टेंस किसने ट्रैवल की, 50. कितने सेकंड में, 50 सेकंड में. तो इसने कितने किस स्पीड से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट तो सारंग का जीरो ही हुआ ना, उसने यहीं से शुरू किया, यहीं पे एंड कर दी चीज़ें. तो फाइनल इनिशियल पोजीशन तो सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हुआ ना, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी. दैट्स वाई इट मैटर्स, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है. ठीक है. आई होप चीज़ समझ आ रही हो. So during a family trip, you drive 200 kilometers north in 3 hours. ओके, चलो चलते हैं भाई. ये हमारा दिल्ली है, हमें नॉर्थ में जाना है, 200 किलोमीटर हम जा रहे हैं. अच्छे हम किस साइड मूव कर रहे हैं, समवेयर टुवर्ड्स द कश्मीर साइड हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ आफ्टर यू ड्राइव 200 kilometers south in 2 hours. Okay, you took 3 hours. You took 3 hours. ओके, नॉर्थ में जाने के लिए यहाँ तक पहुँचे, फिर वापस 200 किलोमीटर आपने ड्राइव किया, उसको आप लगे 2 घंटे. टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की आपने, 400, क्योंकि 200 आप गए 200 आए, टोटल टाइम आपको कितना लगा, 5 आवर्स. ठीक है, इसे नोट डाउन करना. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो, 200 गए, 200 नॉर्थ गए, वापस साउथ की तरफ आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑफकोर्स जीरो हुआ, जीरो हुआ. फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फॉर योर एंटायर ट्रिप. देखो, एवरेज स्पीड क्या होगी, 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाई 5, दैट इज लाइक व्हाट, 8 80 किलोमीटर्स पर आर. ये हमारी टोटल एवरेज स्पीड. वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ से गए थे वहीं पे वापस आ गए. ठीक है ना. Under what condition is the magnitude of average velocity of an object equals to its average speed? When the direction is constant and direction doesn't change, तभी दोनों का magnitude equal हो सकता है. The magnitude of average velocity of an object zero while its average speed is not zero. When the initial and final positions are same. जब displacement जीरो हो जाएगा तब average velocity भी जीरो हो जाती है. ठीक है. Now the average velocity of an object over a large time interval may differ from the velocity at a particular instant. Yeah, देखो सीधी सी बात है, जब हम चीज़ों को एवरेज निकालते हैं, हम टोटल टाइम लेते हैं, टोटल डिस्टेंस से टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. इंस्टेंट में कोई भी स्पीड हो सकती है भाई. जैसे एक एथलीट होता है, वो रनिंग करना स्टार्ट करता है. ठीक है, पहला किलोमीटर वो थोड़ा स्लो भाग सकता है, दूसरा वो थोड़ा तेज़ भाग सकता है, तीसरा लैप थोड़ा वो स्लो ले सकता है, चौथा तेज़ भाग सकता है. तो उसका हर एक लैप डिफरेंट टाइम पे आ रहा है. जब हम एवरेज टाइम निकालते हैं, हम सबका औसत कर देते हैं. ठीक है. आई होप इट मेक्स सेंस, डजंट इट? So throughout this chapter, we will use term velocity to mean the average, okay, the velocity of an object at a particular instant. देखो, अगर हम इस चैप्टर में जब हम टर्म वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो हम इसमें ले रहे हैं वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है. किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे हमने हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, वेलोसिटी मीटर होता है, वो हमने देखा, हमने वेलोसिटी को मापा कि वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वेलोसिटी है, नॉट एवरेज. ओके. So as the time interval around an instant is made progressively smaller, the change in the average velocity gets smaller and smaller. When the time interval becomes infinitesimally small, at the average velocity of the average value of the velocity approaches a fixed value called the instantaneous velocity. Okay, देखो ये सब चीज़ है ना, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. एक सेकेंड, जब हम बड़ी कक्षा में जाओगे ना, आप पढ़ते हो वी एवरेज छोटी कक्षा में, उसके बाद हम पढ़ते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, हम लिख देते हैं डेल वी. ओके, जब हम 11th 12th में उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल टर्म्स होती हैं कुछ. ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करते हैं, हम केवल एक बात करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉन्स्टेंट और इट कैन चेंज विद टाइम. सीधी सी बात, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई या डिस्प्लेसमेंट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है. अगर डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, तो इट कुड बी कॉन्स्टेंट. राइट. हाउ कैन वी एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे.
उसकी हमने डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी मोमेंट और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को पढ़ेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट class. Okay, not in this class. The part 4 we will study about this only. So threads of curiosity. The readings of the speedometer of a vehicle is nearly but not exactly the same as the magnitude of the velocity at an instant, while the direction of tires gives the direction of velocity at that instant. देखो जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो मोस्टली स्पीड देता है एंड वेलोसिटी भी देता है, बट हम अगर हम वेलोसिटी माने कि वो हमें वेलोसिटी दे रहा है, तो हमारा जो टायर की डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है हमारी गाड़ी की, वो ही हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओडोमीटर जो हमारा डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस। ओके, एंड देयर इज अ स्पीडोमीटर जो हमारा स्पीड बताता है, मेजर स्पीड। ये हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमने पहले क्या पढ़ा, रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। हमने रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा, हमको वेलोसिटी बोलते हैं। हम रेट ऑफ वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मान लो कि इनिशियली किसी गाड़ी की वेलोसिटी 50 km/h थी, नेक्स्ट आर वो 60 हो गई, देन 70 हो गई, देन करके 30 हो गई, राइट। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जी कितनी तेज़ी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी स्लोली वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, go through this chapter, try to study one by you, try to study this chapter by yourself, and if you have any doubts you can let me know and we will discuss in the next class.